नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से रूबरू होते हैं। आज हमने विकल्प नहीं लिया है, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने की संभावना रखते हैं, इसलिए इन पर हम केवल चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण और भी इनसे जुड़े हुए होंगे उनको भी देख लेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है कि पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस, देखिए कितना, एक तो ये ध्यान दीजिए किसकी बात कर रहे हैं, पोप हैं। कौन है? पोप जूलियस द्वितीय। पोप जूलियस द्वितीय, एक पॉइंट याद रखिए, इनका क्या है, ये मकबरा है और इसके लिए माइकल एंजेलो ने इस मकबरे के लिए एक मूर्ति बनाई थी। वो मूर्ति किसकी थी? मोसेस की या कहीं कहीं मोजेस लिख के आता है, तो ये सब पॉइंट नोट किए रहेगा। पोप जूलियस द्वितीय का क्या है? मकबरा है और मकबरे के लिए माइकल एंजेलो ने मोसेस की एक मूर्ति बनाई थी। तो पूछा है किस माध्यम में बना है, तो ये प्रश्न आ चुका है। तो इसलिए कमेंट में आया था कि सन भी यानी ईयर भी मेंशन किया जाएगा, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश करेंगे कि ईयर यानी किस साल कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया है, तो ये भी कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये माध्यम इनका रहा है संगमरमर का क्या माध्यम रहा है? संगमरमर का। तो एक चीज ये ध्यान दीजिए, प्रश्न ये बहुत आता है, ये भी माइकल एंजेलो से संबंधित प्रश्न ये खूब आता है। एक तो माइकल एंजेलो का आप लोगों ने पढ़ा था कि माइकल एंजेलो का, यहाँ देख लीजिए, यहाँ अगर एंजेलो का जन्म कब हुआ था, माइकल एंजेलो का जन्म आपने पढ़ा होगा क्या पढ़ा था, कब हुआ था? 1475 को जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1564 को। ये आप लोग याद रखे रहिए। और माइकल एंजेलो के बारे में क्या जाना था? माइकल एंजेलो एक क्या है? चित्रकार भी है, मूर्तिकार भी है, वास्तुकार भी है, ये भी, और कवि भी है। एंजेलो क्या है? चित्रकार भी है, मूर्तिकार भी है, वास्तुकार है, लेकिन मुख्यतः वो क्या है? एक मूर्तिकार है। इसके साथ साथ आपका ये पूछा जाता है प्रश्न जो भी है, इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था, इन्होंने डेविड की मूर्ति बनाई थी। डेविड की मूर्ति कितने फुट की बनाई थी? 17 फीट की बनाई थी। और कब से कब बनाई थी? 1501 से लेकर 1504 तक। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, 1501 से लेकर 1504 तक डेविड की मूर्ति बनाई थी। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने सिस्टाइन चैपल रिवीजन कर लीजिए। सिस्टाइन चैपल की छत पर भी इन्होंने क्या बनाया था? भित्ति चित्र बनाया था। कहां पर बनाया था? छत पर। गिरजाघर का नाम क्या था? सिस्टाइन चैपल। और किस माध्यम में बनाया था? यह भी पूछा जाता है। फ्रेस्को माध्यम में बनाया था। और कब से कब तक बनाया था? यह भी पूछा गया है। तो 1508 से लेकर 1512 तक। इन्होंने एक और मूर्ति बनाई थी, पियटा कहिए चाहे, या करुणा कहिए, या शोकमग्न मैरी, ये भी इन्हीं की मूर्ति है। ये भी संगमरमर की बनाई गई थी, ये मूर्ति है। तो डेविड की मूर्ति संगमरमर में, पियटा की मूर्ति भी संगमरमर में। उसके बाद सिस्टाइन चैपल पर इन्होंने भित्ति चित्र बनाया था, फ्रेस्को माध्यम में वो भित्ति चित्र था। तो इस तरह पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए भी इन्होंने एक मूर्ति बनाई थी, मोसेस। किस माध्यम में बनाई थी? संगमरमर में। और याद रखिए दोस्तों कि पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे में इन्होंने कुल 40 मूर्तियां निर्माण की थी, कुल 40 मूर्तियां बनाई थी। उसी मूर्तियों में एक मूर्ति तो मोसेस जो संगमरमर की बनी है, और एक मूर्ति और पूछी जाती है मरते हुए दास यानी द डाइंग स्लेव, उसी को हम कहें माइकल एंजेलो की एक और मूर्ति कहेंगे। इसी पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे में मरते हुए दास, ये भी पूछा गया है। मरते हुए दास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसी को क्या कहेंगे? द डाइंग स्लेव, अंग्रेजी में भी पूछा गया, द डाइंग स्लेव यानी मरते हुए दास। ऐसे आपको याद होगा कि कभी कभी एक अजंता की गुफा में आता है द डाइंग प्रिंसेस, मरती हुई राजकुमारी या मरणासन राजकुमारी, जो गुफा संख्या 16 में है। ऐसे मरते हुए गाल सैनिक, जो सिकंदर के काल की जो कला है हेलेनिस्टिक की, मरते द डाइंग गाल सैनिक, तो वो देखा जाएगा। तो
इस तरह से आपका माइकल एंजेलो के बारे में आप याद रखिएगा, जिनका जन्म 1475 से 1564 में इनकी मृत्यु होती है, जन्म 1475 में होता है। एक और कथन याद रख लीजिएगा, ये कथन किसका है, वो कौन चित्रकार है जो ऐसा मानता है कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इनके 3 कोटेशन। एक तो ये कोटेशन, ये नोट कर लीजिए, ये भी माइकल एंजेलो का है। तो माइकल एंजेलो का हम लोगों ने प्रश्न के माध्यम से लगभग जो इंपॉर्टेंट है वो सब देख लिया, चाहे वो डेविड की मूर्ति हो 17 फुट की जो संगमरमर की बनी हो, चाहे पियटा या करुणा या शोकमग्न मैरी की मूर्ति हो जो इनकी संगमरमर की बनी हुई है। बाद में इनका जो है मरते हुए दास भी इनका एक चित्र है और सारी मूर्ति है जो पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे में इनकी एक चित्र पूछा जाता है। द होली फैमिली ये भी इन्हीं का है, माइकल एंजेलो। और द लास्ट जजमेंट ये भी माइकल एंजेलो, ये सिस्टाइन चैपल की छत पे बनाए थे द लास्ट जजमेंट, तो ये भी याद रखे रहिएगा। तो लगभग कथन इनका भी यही है कि चित्र में जो रंग भरा जाता है वो केवल हाथों से नहीं भरा जाता है, वो बुद्धि की देन है, मस्तिष्क की देन है, वो मस्तिष्क की उपज है। तो माइकल एंजेलो ने कहा था। एक कथन इनका और पूछा जाता है कि ये भी आता है कि माइकल एंजेलो का कथन है कि जब मेरे हाथ में छीनी और हथौड़ी आ जाता है तो मेरे मन में क्या हो जाता है, मूर्ति बनाने के लिए मैं उत्साहित हो जाता हूँ। एक ये कथन भी था। एक कथन और भी इनका पूछा जाता है कि मैं कितना अमीर क्यों ना हो जाऊं, मैं कितना अमीर क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की ही तरह रहा हूं। ये 3 कथन इनके बड़े प्यारे हैं। तो ये तीनों कथन याद कर लीजिए और समझ लीजिए, कोई बहुत वो नहीं याद करना है ना। मतलब चित्र में रंग, आप हाथों से, हाथ तो चल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं मस्तिष्क ही तो इस हाथ को चला रहा है, ऐसा रंग भरना है, ऐसा, यानी जीवन के किसी भी काम में आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे हाथ केवल माध्यम है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, बुद्धि काम करती है, ब्रेन आपका, मस्तिष्क काम करता है। वही बात माइकल एंजेलो ने कही थी। तो यानी कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते हैं बल्कि मस्तिष्क की ही उपज है, देन है। तो ये आपका तीनों कथन इनका याद कर लीजिए, तो माइकल एंजेलो का आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। इनका जन्म तिथि भी याद रखे रहिएगा। एक है कि अकबरनामा ये टीजीटी 2021 में पूछा गया था और इससे संबंधित और हम जोड़ लेते हैं कि कुछ और पूछ सकता है कि अकबरनामा अकबर का अधिकतर जीवन परिचय है। अकबर का क्या है, अकबरनामा में जो अबुल फजल, पहली बात तो ये जानिए कि अकबरनामा किसने लिखा है। अकबरनामा में अकबर का इतिहास है, जैसे बाबरनामा में बाबर का इतिहास है ना, जहांगीरनामा में जहांगीर का, ऐसे अकबर। तो अकबरनामा जो है कौन लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। और एक प्रश्न तो ये हो जाएगा ना, अबुल फजल ने लिखा है और लेकिन उसका अधिकतर जीवन परिचय चित्रित किया, इसको किसने चित्रित किया है। जो अकबरनामा में अकबर का अधिकतर जीवन है, इसमें जो चित्रण पाया जाता है अकबरनामा का, वो कौन चित्रित किया है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, बसावन। कौन याद रखिएगा, बसावन। तो एक प्रश्न टीजीटी 2021 का ये प्रश्न था। अब इससे और क्या प्रश्न बन सकता है बसावन से। अब बसावन का तो आपने पढ़ लिया, अब बसावन के बारे में अगर आप देखेंगे तो बसावन एक तो चाहे दसवंत कहिए चाहे बसावन, ये दोनों अकबर के काल के सर्वप्रसिद्ध ये चित्रकार हैं। उसके बाद दसवंत तो कहार जात का था और उसने आत्महत्या कर ली थी। ये भी प्रश्न आता है किस जात का है, कहार जात का था और आत्महत्या कर ली थी। जैसे पश्चिम में वान गॉग ने कर ली थी गोली मारकर, ऐसे इसने कटार से मारकर आत्महत्या कर ली थी। एक तो इसके बारे में दसवंत ने कर ली थी। अगर हम बसावन के बारे में देख लें तो बसावन तो एक चीज़ याद रखिए, अकबरनामा का चित्रण ये किया है, साथ ही साथ ये पूरे मुगल काल में ये व्यंग्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध रहा है, व्यंग्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ ये अकबर के काल में, जैसे जहांगीर के काल में आप देखते हो जो है बिसनदास छब चित्रकारी में वो निपुण था, बिसनदास छब चित्रकारी में। ऐसे बसावन अकबर के काल में ये क्या करता था, ये छब चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है, छब चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है, व्यंग्य चित्रकार। जैसा प्रश्न आए यानी अकबर के काल में अगर छब चित्र या व्यक्ति चित्रण पूछे तो हम बसावन को ही लेंगे। अगर मुगल काल में या अकबर के काल में व्यंग्य चित्रकार पूछे तो बसावन के रूप में देखेंगे। साथ ही साथ बसावन पृष्ठिका बनाने में बहुत निपुण था। ये
अकबरनामा में जिक्र आता है, अबुल फजल कहते हैं कि बसावन जो है पृष्ठिका माने बैकग्राउंड, जो किसी भी चित्र का वो बनता है तो बैकग्राउंड होता है ना, तो बैकग्राउंड चित्र है, जैसे हम लिख रहे हैं तो पीछे बैकग्राउंड सफ़ेद तो है, ऐसे ये बसावन पृष्ठिका बनाने में बहुत निपुण था। ये भी प्रश्न आ चुका है, ये तीनों प्रश्न आ चुके हैं बसावन। और साथ ही साथ एक प्रश्न और आता है कि ये बसावन का पुत्र कौन था, तो बसावन का पुत्र मनोहर था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बसावन का पुत्र कौन था, मनोहर था। जो जहांगीर के काल में ये शिकार चित्रण में प्रसिद्ध था, जैसे जहांगीर के काल में बिशनदास छवि चित्रकारी में प्रसिद्ध थे, जहांगीर का काल में जो मंसूर था वो पशु पक्षी के चित्रकारी में निपुण था, ऐसे जो जहांगीर के काल में मनोहर था वो युद्ध चित्रण यानी शिकार चित्रण में, यानी शिकार का जो चित्रण में था वो माहिर था। कौन, मनोहर। तो ये बसावन से संबंधित है। दसवंत तो था ही था अकबर के काल में, और दसवंत भित्त चित्रकार में निपुण था। वो खासकर आला गीला पद्धत, अराइस पद्धत जिसे फ्रेस्को ब्यूनो कहते हैं, उसमें ज़्यादा निपुण था। तो ये आपका, अब ये आपको जान गए बसावन से, तो जब भी एग्जामिनर पूछेगा तो यही उठा के प्रश्न पूछ लेगा, इसी से संबंधित है ना, जो मेन है प्रश्न, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब जरा आते हैं राजस्थान की कौन सी शैली जो रंगों की सतरंगी आभा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में आप जानते हैं मुख्यतः 4 शैली है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, ढूढ़ार है और हड़ौती है। मेवाड़ में कौन सा वंश था, सिसोदिया वंश, जिसमें महाराणा प्रताप आते हैं, राणा सांगा आते हैं। मारवाड़ में आपका कौन है, राठौर वंश। आपका हड़ौती में कौन है, हाड़ा राजवंश का शासन है। और ढूढ़ार में कौन है, कछवाहा राजवंश, जिसमें जयपुर है, आमेर है, अलवर है, शेखावटी है, उड़ियारा है। तो ये सब जो है ढूढ़ार में आते हैं, जहाँ पर कछवाहा राजवंश है। बाकी मेवाड़ में आपको उदयपुर ही है, नाथद्वार ही है, देवगढ़ ही है, तो ये मेवाड़ के हैं। तो मारवाड़ में आपका जोधपुर इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिए। तो उसमें पूछा गया है कि रंगों की सतरंगी आभा के लिए कौन सी जानी जाती है। अब हाड़ा में चले जाएंगे, हड़ौती में चले जाएंगे, जहाँ पे हाड़ा राजवंश का शासन है, वहाँ पर 3 शैली तो आपको याद होगा, कोटा, बूंदी और झालावाड़। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, उनमें से जो बूंदी है जिसके चित्रों की सबसे पहली प्रदर्शनी 1949 में ओसी गांगुली ने लगाई थी, यानी बूंदी शैली पर सर्वाधिक कार्य कौन किया था, जो है ओसी गांगुली ने। जैसे किशनगढ़ शैली में एरिक डिकन्सन और फैयाज अली ये इंपॉर्टेंट थे, ऐसे ही बूंदी शैली में ओसी गांगुली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्होंने इस पर ज़्यादा काम किया है। और उसी बूंदी शैली में सतरंगी यानी इंद्रधनुषीय रंग, बादल जो बने हैं इंद्रधनुषीय रंगों के माध्यम से बनाए गए हैं। तो याद रखिए, जो अगर आ जाए रंगों की सतरंगी आभा आ जाए या इंद्रधनुषीय रंगों की आभा आ जाए, तो ये तुरंत आप बूंदी चले जाइए। बूंदी शैली किस में चले जाएंगे, बूंदी शैली। तो ये याद रखे रहिएगा। और इनके चित्रों की जो पहली प्रदर्शनी होती है वो डेट याद रखे रहिएगा, 1949 में ओसी गांगुली ने लगाई थी, अर्धेंदु चंद गांगुली, उस पर देखा जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो नोबेल पुरस्कार है ये किस वर्ष मिला। तो आप सब लोगों को मालूम होगा कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला। ये इसको इसलिए दिया क्योंकि हो सकता है इस बार एग्जाम में दे किसी, ये इंपॉर्टेंट बनना है। तो 1913 में, आपको मालूम हो गया होगा 1913 में। अब थोड़ा सा इनका और थोड़ा सा जान लीजिए। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके लिए, गीतांजलि के लिए। और 1915 आइए, 1915 में इनका 2 काम हुआ था। एक तो 1915 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी, जिससे बाद में 1919 का जलियांवाला कांड होता है, तो उसके विरोध में ये नाइटहुड की उपाधि क्या करते हैं, 1919 में लौटा देते हैं। फिर 1915 में अगर आप देखेंगे एक और काम होता है, इन्होंने विचित्रा क्लब, जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई, 1915 में। किसने स्थापित की, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित की। इसके साथ साथ आप और भी ध्यान दीजिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में इन्होंने क्या किया था
का शांति निकेतन की स्थापना की थी 1901 में, शांति निकेतन की स्थापना की थी। उसके बाद 1919 में अगर आप आएंगे तो 1919 में इन्होंने शांति निकेतन में ही क्या किया था, कला भवन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? कला भवन की स्थापना की थी। अगर 1921 में आएंगे तो विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी, विश्व भारती विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म हमने बताया था 1861 में होता है इनका जन्म, और 1861 में ही बंगाल के जोरासांको में होता है, और इसी समय जन्म ईवी हैवल का भी होता है, ईवी हैवल का होता है। तो इस तरह से आपका एक तैयार हो जाएगा। ये मेन प्रश्न थे, तो इन्हीं को ले लिया है, तो एक रिवीजन भी हो रहा है और हम लोग इसको देख भी रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। लाइक कमेंट करने के लिए आपको तहे दिल से नमस्कार। जय हिंद।